नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम देख रहे थे नीट बायोलॉजी वन शॉट, जिसके अंतर्गत हमने 12th क्लास का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर था पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा था मानव जनन तंत्र या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हमारा 12th क्लास का एनसीईआरटी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि मानव जनन स्वास्थ्य। इसको हम कंप्लीट चैप्टर के साथ साथ में यानी कि थ्योरी तो डिस्कस करेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो लेक्चर है आपका एक ही वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे वन शॉट के रूप में। और ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये सभी आपके नीट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये नोट्स मैं आपके लिए तैयार करके लेकर के आया हूं। और आप सभी को पता कि अंत समय में हमें क्या करना चाहिए, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो एनसीईआरटी बेस्ड सभी ये थ्योरी है वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप देख लेना, आराम से आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बिना देरी करते हुए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरी जो वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य या फिर कह सकते हैं जनन स्वास्थ्य जनन के सभी पहलुओं यानी शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक के कुल कल्याण है, या इन सभी का साथ में जो स्वास्थ्य है वो सभी जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता केवल जननिक रूप से आप स्वस्थ हो, इसका मतलब ये होता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, मतलब किसी प्रकार का आपके डिप्रेशन वगैरह न हो, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित न हो, मानसिक कोई भी बीमारी आपके न हो, व्यावहारिक रूप से हो, सभी के साथ सामान्य व्यवहार करे, तो वो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। समाज में रहते हैं, समाज में एक सभी के साथ में एक सामान्य व्यवहार करते हैं, तो शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक इन सभी के रूप में अगर स्वस्थ है तब वो माना जाएगा जनन स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य के रूप में। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा परिभाषा दी गई है। प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं और रणनीतियां, मतलब प्रजनन स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं वो और साथ में क्या क्या रणनीतियां उनके लिए तैयार की गई उसको निपटने के लिए। भारत ने 1951 में, देखिए ज्यादातर ये थ्योरी का पोर्शन है, पूरे के पूरे चैप्टर के अंतर्गत कुछ समझाने वाले चीजें होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप इन चीजों को दिमाग में आराम से बैठा लेना। कुछ ज्यादा टिपिकल चैप्टर है नहीं ये, ठीक है ना। भारत ने 1951 में जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। कब किया था? 1951 में। सिर्फ ये आपको याद रखना है यहाँ पे। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल, ये इस कार्यक्रम का नाम है, जनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर कार्यक्रमों के तहत व्यापक जनन से संबंधित क्षेत्र चल रहे हैं। मतलब बहुत सारे कार्य है वो इस कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। जनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम निम्नलिखित कार्य करते हैं। ये जो कार्यक्रम अभी मैंने बताया ना, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वो कार्यक्रम क्या काम करते हैं, तो वो कार्य क्या क्या है देखिए। एक, प्रजननशील स्वस्थ समाज बनाने के लिए प्रजनन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक करना, यानी कि जनन से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं से संबंधित जो समाज है उसको जागरूक करना इनका मेन कार्य होता है। कि किसी प्रकार की जो भ्रांति फैले रहते हैं ना उन सभी को दूर करना, जनन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह उनको उपलब्ध कराना, जागरूक करना। लोगों को जन्म नियंत्रण, गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव होने के बाद उन दोनों की देखभाल करना। स्तनपान का महत्व क्या है, पुरुष और महिला बच्चे के लिए समान अवसर आदि के बारे में शिक्षित करना इनका मेन उद्देश्य है। देखिए, लोगों को जन्म नियंत्रण, मतलब जनसंख्या जैसे बढ़ रही तो उनका नियंत्रण करना भी एक समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए ये चीजें बताई जा रही है कि जन्म नियंत्रण करना, गर्भवती माताओं की देखभाल करना,
जिससे कि बच्चा वो स्वस्थ पैदा हो सके। माँ और बच्चों की प्रसव होने के बाद दोनों की देखभाल करना, उसको खाना पीना किस प्रकार से देना चाहिए, वो स्तनपान का बहुत अधिक महत्व। क्योंकि पहले हुआ क्या करता था, कुछ भ्रांतियां थी कि उनको जन्म गुट्टे वगैरह ऐसे कुछ दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में डॉक्टरों ने इसको या फिर कह सकते हैं सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। क्योंकि अभी जो माता का पहला जो दूध आता ना, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो दूध बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं, तो स्तनपान का महत्व भी इसमें शामिल होता है। पुरुष और महिला बच्चे के लिए समान अवसर, जैसे पहले क्या हुआ करता, पहले क्यों अभी भी चल रहा है, कुछ ऐसे जो अशिक्षित क्षेत्र है वहां पर लड़कियों के जन्म को क्या करते हैं, बहुत ही मतलब अलग तरीके से देखते हैं। तो बच्चे में कह सकते हैं लड़की और लड़के में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं समझे, दोनों ही समान अवसर उनको उपलब्ध करवाइए। सभी शिक्षा या जागरूक है वो इन कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण होने वाली समस्याओं, सामाजिक बुराइयों जैसे कि यौन शोषण, यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूक करना। देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस जनसंख्या की समस्या के कारण क्या होता है, हर तरीके की समस्या आ रही है, चाहे खाना पीने की हो, चाहे वर्तमान में तो जो शादी ब्याह की समस्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इन समस्याएं हैं, इनको दूर करने के लिए किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए जागरूक करना इन कार्यक्रमों का मेन उद्देश्य है। स्कूल में यौन शिक्षा के उद्देश्य और आवश्यकताएं, जो विद्यालय हैं उनमें जो लैंगिक या फिर कह सकते हैं यौन शिक्षा जो है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं और ये आवश्यक क्यों है, ये चीजें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि अभी जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव का मतलब परिपक्वता जल्दी आ जाती है वर्तमान में बच्चों में, तो उनको इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी होती है। सेक्स से संबंधित पहलुओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना, सेक्स से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनके बारे में जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अलग से बुक होनी चाहिए, अलग से उनके लिए सब्जेक्ट चलना चाहिए और उनको अलग से इन सभी चीजों की जानकारी सही तरीके से देनी चाहिए। यह सेक्स से संबंधित मिथ को, जो भ्रांतियां होती हैं उनको और गलत धारणाओं से बचने में मदद करता है। अगर वो बच्ची शुरुआत में स्कूली समय में क्या जागरूक हो जाएंगे तो आगे जाकर के उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन भ्रांतियों से या गलत धारणाओं से वो बचे रहेंगे। प्रजनन अंगों, किशोरावस्था और संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन प्रथाओं, यौन संचारित रोगों, एड्स आदि के बारे में उचित जानकारी देना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, आपकी दैनिक जीवन में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जो प्रजनन संबंधित जो अंग होते हैं उनके बारे में जानकारी देना। जैसे किशोरावस्था आती है तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और लड़कों में भी दाढ़ी मूंछ आना, इस प्रकार से वर्षणों की परिपक्वता आती है, उनमें एक अलग ही प्रकार का मतलब वातावरण इनको मिलता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, मुंह पे चेहरे पे फोड़े फुंचे आ जाते हैं। इन सभी चीजें जो होती हैं इनको जागरूक करना कि किशोरावस्था में आपको क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, आप इनसे घबराए नहीं, ये चीजें नॉर्मल है, नेचुरली है, ये चीजें होगी और फिर अपने आप ये ठीक हो जाएगी। इन सभी से जो परिवर्तन होते हैं, जैसे विशेषकर जो लड़कियां होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी इन चीजों की जानकारी है वो भी उनको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं इनको पता नहीं चलता, घर वालों को बता नहीं पाते हैं, इस कारण से बहुत सारी बीमारियां उनको हो सकती है। सुरक्षित या स्वच्छ यौन प्रथाओं, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो यौन से संबंधित जो इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, सुरक्षित यौन संपर्क किस प्रकार से होते हैं, इनके लिए कौन कौन सी चीजें सरकार के द्वारा चलाई जा रही, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रही हैं, उनके प्रति जागरूक करना। यौन संचारित रोग, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, इनके बारे में जानकारी देना कि बिना आप कोई भी सुरक्षित यौन संबंध नहीं करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। जैसे एड्स है, उसके भी बहुत सारे वर्तमान में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट इसके देखने को मिलते हैं, तो ये जानलेवा बीमारी है, इनसे बचने के लिए उचित जानकारी देना ही क्या है, ये शिक्षा के लिए उद्देश्य भी हो सकता है और इनकी आवश्यकता भी है। आगे देखिए, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, 1900 में दुनिया की आबादी लगभग 2 बिलियन यानी कि 2000 मिलियन थी। 2000 तक यह लगभग 6 बिलियन तक पहुंच गई, यानी कि 1900 के अंदर कितनी थी, 2000 मिलियन कह सकते हैं या 2 बिलियन कह सकते हैं, और लगभग ये 100 साल के अंदर कितनी हो गई, लगभग 4 बिलियन बढ़ गई, 4 बिलियन बढ़ गई। मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आगे देखिए, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार
हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 2% यानी कि 20 व्यक्ति प्रति 1000 पर प्रति वर्ष बढ़ रही हैं। मतलब प्रत्येक साल के अंदर टोटल 1000 पुरुष हैं, उनके ऊपर 20 व्यक्ति हर साल बढ़ रहे हैं। इससे कम थी एक दर जिस पर हमारी जनसंख्या तेजी से दोगुनी हो जाती है। देखिए 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर ये थी, लेकिन वर्तमान में ये बहुत दुगुनी तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है। स्वतंत्रता के समय भारत में जनसंख्या लगभग 350 मिलियन थी। मई 2000 में यह 1 बिलियन हो गई, 350 से 1 बिलियन को पार कर गया। इसका मतलब है दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। मतलब भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है। पहले नंबर पर चीन था, चीन है वर्तमान की हम बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं है भारत। ये भी क्या है, नए आंकड़ों के अनुसार भारत इसको पीछे छोड़ देगा चीन को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई है भारत की। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और बेहतर रहने की स्थिति। मतलब वर्तमान में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। किसी पहले क्या होती है, ऐसे लाइलाज बीमारी हुआ करती थी जिनसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब जन्म दर और मृत्यु दर एक लिमिट था, जितने व्यक्ति मतलब 10 जीवित व्यक्ति जन्म लिए हैं तो 10 मर जाते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा। अगर 10 जन्म ले रहे हैं लेकिन वो जो 10 मरने वाले हैं ना, उनको बचा लिया जाता है अच्छी सुविधाएं देने के बाद। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो गए हैं वर्तमान में, अच्छे अच्छे डॉक्टर हो गए हैं, अच्छी अच्छी मशीनें वगैरह, इनसे बीमारियों की जांच करके उनको क्या करते हैं, अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है जिससे वो अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। और रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत ही मतलब ऐसे गंदे वातावरण में रहा करते थे जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। यानी कि मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई। कहने का मतलब ये है कि पहले माताएं जब गर्भ धारण करती थी, बच्चे को जन्म देती थी, तो उसमें बहुत सारी माताएं पहले ही खत्म हो जाती थी। जो व्यक्ति मरते थे उनको अब वर्तमान में अच्छी फैसिलिटी मिलने से उनको बचा लिया जाता है। और जो बच्चे जन्म लेते उनमें ऐसा मान लीजिए आप, बहुत सारे बच्चे मर्द पैदा हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में मृत्यु दर में भी कमी आई है क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं होगी, हॉस्पिटल में भी अच्छी अच्छी व्यवस्था होगी जिस कारण इनको बचाया जा सकता है। डेंजर स्थिति में होना तब भी इनको बचाया जा सकता है। मात्र मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इनमें तेजी से गिरावट आई है। प्रजनन करने योग्य उम्र में लोगों की संख्या में वृद्धि। प्रजनन करने योग्य जो उम्र है उनकी अकॉर्डिंग हम बात करें तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि होगी जो प्रजनन योग्य जितने भी लोग हैं उनके अंदर। तो ये कारण हो सकते हैं जनसंख्या विस्फोट के। ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कि इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर सके, इसलिए आपको बार बार इनको रिवीजन कर रहा हूं। चलो थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या हो सकते हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की कमी जैसे कि भोजन, आवास और कपड़े। आप सभी को पता है अगर मान लीजिए 10 लड्डू हैं और यहाँ पर 10 लड्डू हैं और 10 ही व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति को एक एक लड्डू आराम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति हो गए 20 और लड्डू हैं 10 तो इनको आधा आधा मिलेगा। मतलब इसमें भी कमी आ गई। अगर लड्डू यहाँ पर मान लीजिए 40 हैं तो फिर आधे से भी आधा करना पड़ेगा। वो स्थिति यहाँ पे हो गई कि जनसंख्या बढ़ने से उनमें भोजन में क्या हो गई, कमी आ गई। आवास स्थल में भी कमी हो रही है, कपड़े पहनने उनकी भी क्या होगी, कमी हो रही है। तो इन जितने भी व्यक्ति हैं इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें उत्पादन भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, उनको आश्रय स्थल भी बहुत ज्यादा उपलब्ध करवाना पड़ेगा, कपड़े भी अधिक लगेंगे, भोजन सामग्री भी अधिक चाहिए। तो कहने का मतलब बुनियादी आवश्यकता में बहुत तेजी से कमी आ रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण। नियंत्रण के उपाय क्या है। अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए छोटे परिवारों के लिए गर्भ निरोधक के उपयोग के लिए प्रेरित करना। मतलब छोटे परिवार हैं उनके लिए उपलब्ध कराना कि वर्तमान में जो हमारा ये ध्येय वाक्य चल रहा है कि हम दो और हमारे दो, तो वो वाक्य के अकॉर्डिंग हम बात करें तो गर्भ निरोधकों का प्रयोग करके अवांछित जो गर्भ धारण होता है उससे बचा जा सकता है, उनके लिए प्रेरित करना, नियंत्रण हो जाएगा इससे। हम दो हमारे दो के नारे के बारे में लोगों को जागरूक करना। यानी कि ये नारा गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दिया गया कि हम दो हमारे दो, इसके लिए जागरूक करना। कई दंपतियों ने एक बच्चे का मानदंड भी अपना लिया। कई माता पिता ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही बच्चे के रूप में अपना बच्चा बनाते हैं, दूसरा बच्चा पैदा नहीं करते। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, वो जनसंख्या नियंत्रण का बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन ये
जो हम दो हमारे दो है ना, ये बहुत अच्छा है और इसी के अकॉर्डिंग चले तो जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। महिलाओं 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की विवाह योग्य आयु में वैधानिक वृद्धि। एक मतलब कानून बनाया गया कि उसमें महिला की जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसमें और परिवर्तन कर दिया है, पुरुष की महिला की भी 21 वर्ष कर दी है और पुरुष की भी उम्र बढ़ा दी है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये डाटा दिए गए तो यही इंपॉर्टेंट है। एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण क्या हो सकते हैं, मतलब गर्भ से बचा जा सके इस प्रकार का एक निरोधक जो हम काम में लेते हैं तो उनके जो आदर्श जो होता है आदर्श गर्भ निरोधक उसके गुण क्या होना चाहिए। उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल हो, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो और प्रतिवर्ती हो। मतलब जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है उनके लिए अनुकूल हो, अच्छे से उसको काम में ले सके, आसानी से मेडिकल स्टोर है या कोई भी जो दुकान है उस पर मिल सके, प्रभावी हो, सही तरीके से काम करे, प्रतिवर्ती हो, मतलब वो जो ले रहे हैं वो चीज दोबारा से उपयोग में आ सके। या फिर कह सकते हैं वो चीज है अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने गर्भ निरोधक कोई भी चीज उपयोग ली है तो उसे दोबारा से उस स्थिति में लाया जा सके। अगर मान लीजिए यहाँ पर निरोध उपयोग में ले लिया संभोग करते समय, तो वो निरोध उपयोग में लेने के बाद उसको हमने फेंक दिया, फेंकने के बाद दोबारा अगर प्रेगनेंसी आए तो आप उसका बिना निरोध के कर सकते हैं, तो उससे आप मतलब गर्भ धारण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है, प्रतिवर्ती होना चाहिए, कोई नहीं या कम से कम दुष्प्रभाव हो, दुष्प्रभाव भी उसके नहीं होने चाहिए। कोई भी गर्भ निरोधक हम ले रहे हैं तो उसके अगर हो तो बहुत ही कम हो। वह यौन ड्राइव, इच्छा और यौन क्रिया में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब जो गर्भ निरोधक काम में ले रहे हैं उनका किसी प्रकार का हमारी जननिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो मैथुन की क्रिया हो सकती है या संभोग की क्रिया होती है या लैंगिक क्रिया होती है उसमें किसी प्रकार का उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी है जिससे कि गर्भ का है वो निरोधन किया जा सके, अवांछित जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके। प्राकृतिक या परंपरागत विधि कौन सी है जो हम लगातार बहुत लंबे समय से जिनका उपयोग में लेकर के आ रही हैं, या फिर प्रकृति के द्वारा जो निर्मित है उसमें किसी प्रकार का जो आर्टिफिशियल चीजें हैं वो उपयोग में नहीं लेते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की संभावना से बचे, मतलब अंडाणु और शुक्राणु को हम मिलने नहीं देंगे तो कहां से गर्भ बनेगा या कहां से बच्चा पैदा होगा, तो वो स्थिति हमें पैदा करनी है और ये परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। पहली है आवधिक संयम। आवधिक संयम, इसमें क्या होता है कि गर्भाधान को रोकने के लिए मासिक धर्म चक्र जो कि एक फर्टाइल अवधि होती है, रिप्रोडक्टिव अवधि होती है, पीरियड होता है, मासिक धर्म चक्र के 10 से 17वें दिन तक सहवास से बचे। मतलब मासिक धर्म शुरू हुआ है तो उसमें 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच में आप किसी प्रकार का संभोग न करें तो वो आराम से आप बच सकते हैं। कोएट्स इंटरप्शन या निकासी, इसमें क्या होता है गर्भाधान से बचने के लिए संकलन से ठीक पहले योनि से लिंग वापस निकाल ले। जैसे ही आपका एजुकुलेशन होता है या संकलन होता है तो उस समय योनि से लिंग को या पेनिस को तुरंत वापस निकाल ले, तो इस प्रकार से भी उससे बचा जा सकता है। ये एक परंपरागत विधि है और यहां से नीट 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। आज मैंने 2022 और 23 के क्वेश्चन है वो ऐड नहीं किए, तो वो दोबारा से कहीं करवा देंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी समस्या है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसमें क्या होता है ये बच्चे को स्तनपान कराने से गर्भधान की रोकथाम। जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो वो लगातार स्तनपान कराती है, तो वो अगर संभोग करती है तो उसे किसी प्रकार का प्रेगनेंसी नहीं होगी, उससे बचाया जा सकता है। क्योंकि तीव्र स्तनपान की अवधि के दौरान ओव्यूलेशन और मासिक धर्म चक्र नहीं होता है, मतलब अंडोत्सर्ग नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा अगर तेजी से हम स्तनपान करवाए ज्यादा से ज्यादा। यह प्रसव के बाद 6 महीने तक प्रभावी होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन इसकी एक असफलता जरूर है कि कई बार क्या होता है ये असफल हो जाता है, ये इसका एक कारण हो सकता है। तो ये परंपरागत विधि है जो तीनों ही काम में ले जा सकती हैं। अब देखिए बाधाएं, बैरियर्स के रूप में भी हम काम लेते हैं गर्भ निरोधक विधियों के अंतर्गत। ये क्या करते हैं, ये शुक्राणु और अंडे को मिलने से रोकते हैं, शुक्राणु और अंडे को मिलने से रोकते हैं, जैसे कि कंडोम है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है। ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि अंडे और शुक्राणु को मिलने से रोकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कंडोम जो होता है ये रबर या लेटेक्स से बना होता है,
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। पुरुष के लिए जो कंडोम होता है ये लिंग को कवर करता है, जैसे कि निरोध। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो दिखाया गया ना, ये पुरुष के लिए यूज होने वाला है। महिलाओं के लिए जो कंडोम काम में लिया जाता है ये योनि और गर्भाशय के गिरुआ को कवर करता है, योनि के अंदर डाला जाता है। इसके जो मुख दोनों ही, इसके आगे वाला मुख पतला होता है जबकि इसके दोनों ही मुख चौड़े होते हैं। सहवास से ठीक पहले कंडोम का उपयोग किया जाता है, यानी कि संभोग करते हैं तो उससे ठीक पहले कंडोम का उपयोग करते हैं। वे महिला प्रजनन पथ में वीर्य के प्रवेश को रोकते हैं। महिला का जो जनन पथ होता है उसके अंदर वीर्य को जाने से रोकते हैं। कंडोम बहुत लोकप्रिय है। इसका कारण क्या है ये यहाँ पर हम देखते हैं। ये उपयोगकर्ता को एसटीडी और एड्स से बचाता है। एसटीडी मतलब एसटीडी, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि संभोग के द्वारा जो बीमारियां फैलती है ना उनसे बचा जा सकता है कंडोम का इस्तेमाल करने से। एड्स से बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, यह स्वयं डाला जा सकता है, मतलब किसी दूसरे डॉक्टर वगैरह या नर्स वगैरह की आवश्यकता नहीं, खुद ही काम में ले सकते हैं। और इस तरह उपयोगकर्ता को गोपनीयता प्रदान करता है। आसानी से उपलब्ध है और डिस्पोजल भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है और कहीं पर भी हम इसको डाल सकते हैं। डिस्पोजल मतलब ये मतलब किसी मिट्टी वगैरह में डालते तो इसका डिस्पोजल या इसको नष्ट भी किया जा सकता है। जैसे कई प्लास्टिक होते हैं ना वो नष्ट नहीं होते कई सालों, तो ये ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो डिस्पोजल भी होता है। अब तीसरी देखिए, दूसरी टेक्निक हो गई बैरियर। अब तीसरी जो आती है वो है अंतरागर्भाशय उपकरण, आईयूडी। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है। अंतरागर्भाशय उपकरण आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इन्हें योनि के माध्यम से गर्भाशय में डॉक्टरों या नर्सों के द्वारा डाला जाता है। इसमें डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता होती है, उनके द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय में डाला जाता है। ये शुक्राणुओं की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। फेगोसाइटिस शुक्राणु को मतलब, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। तो जैसे ही शुक्राणु अंदर जाते हैं उनको भक्षित कर लिया जाता है, इसके अंदर चले जाते हैं। ये जो उपकरण डाला जाता है ना इसके अंदर चले जाते हैं और इसको बढ़ाते हैं। इस कारण से शुक्राणु है वो अंदर अंडाणु से संपर्क होगा नहीं तो गर्भ धारण नहीं होगा या फिर निषेचन नहीं होगा। तो ये टेक जो होती है ये इस प्रकार की एक उपकरण होता है और इसको देखिए जैसे इस में दिखाया गया ना इस प्रकार से डाला जाता है गर्भाशय के अंदर। इधर से ये क्या करता है, इस नली को ब्लॉक कर देता है, इससे इधर को इस ओविडक्ट को ब्लॉक कर देता है, इधर से इस ओविडक्ट को, और जो शुक्राणु होते हैं इसको इधर जाने नहीं देता। आईयूडी उन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है। आईयूडी उन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है जो गर्भावस्था में देरी करना चाहती है या बच्चे के जन्म में गैप देना चाहती है। मतलब पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चे के लिए 2 या 3 साल तक मतलब गैप लेना चाहती है, तो उनके लिए आईयूडी बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आईयूडी के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। ये देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। एक है गैर औषधीय आईयूडी, गैर औषधीय आईयूडी, नॉन मेडिसिनल आईयूडी। ये क्या करती है, ये शुक्राणु गतिशीलता को मंद कर देते हैं। शुक्राणु की जो मूवमेंट होती है, गतिशीलता है, उसको कम कर देते हैं। शुक्राणु नाशक प्रभाव भी होता है इनका, शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि लिप्स लूप इसका एग्जाम्पल है। दूसरी आती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर जो आयन होता है, कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को दबाता है या कम करता है। कॉपर आयन जो होता है वो इसके द्वारा छोड़ा जाता है, ये शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। जैसे CUT, CU7, मल्टीलोडेड 375 एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तीसरी आती है आईयूडी जारी करने वाला हार्मोन, यानी कि आईयूडी जारी करने वाला हार्मोन। तो हार्मोन के रूप में भी यहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। जैसे जो हार्मोन होते हैं ना उनको टैबलेट के रूप में या किसी प्रकार से अंदर इसको डाला जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाना, गर्भाशय उनको आरोपण न हो इस प्रकार का व्यवस्था वहां पे करनी, और गर्भाशय गिरवा शुक्राणुओं के लिए शत्रुतापूर्ण हो, जैसे कि ALNG20 और प्रोजेस्टेट, प्रोजेस्टेट। ये नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए एग्जाम्पल याद रख लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें एक तो गर्भाशय जो होता है उसको अनुपयुक्त बनाना इम्प्लांटेशन के लिए, और एक इस प्रकार के हार्मोन छोड़े जाते हैं जो क्या करते हैं
शुक्राणु जो होते हैं उसके साथ में एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उन शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे छोड़े जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपके IUD। ठीक है, आगे देखिए। मौखिक गर्भ निरोधक मतलब मुख से लेने वाली जो गर्भ निरोधक वस्तुएं कौन सी हैं, कौन से गर्भ निरोधक चीजें हम यूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर देखिए। टेबलेट वगैरह भी हम काम में ले सकते हैं, कुछ दवाएं भी होती हैं, तो वो चीजें मौखिक गर्भ निरोधक के अंतर्गत आती है, जैसे प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का संयोजन गोलियों के रूप में मौखिक प्रशासन। तो नीट 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन कि या तो प्रोजेस्टेरोन हो या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो मिश्रित रूप से जो बनाई गई गोली है उनको मौखिक रूप से हम ले सकते हैं। ये ओव्यूलेशन और आरोपण को रोकते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देते, अंडोत्सर्ग नहीं होने देते और ना ही इम्प्लांटेशन होने देते, इसको रोकते हैं। और शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए गर्भाशय गिरवा श्लेष्म को बदलते हैं, यानी कि शुक्राणुओं का मतलब प्रवेश न हो आगे, उसके लिए क्या करते हैं, जो गर्भाशय गिरवा है उसमें जो श्लेष्मा पाया जाता है, म्यूकस होता है, उसको बदलते रहते हैं, वो निकलता रहता है बाहर। मासिक धर्म चक्र के पहले 5 दिनों के भीतर शुरू होने वाले 21 दिनों के लिए गोलियां दैनिक रूप से ली जाती है। मतलब मासिक धर्म चक्र है उसके पहले जो 5 दिन है उनके लिए 21 दिनों के लिए कुछ जो गोलियां होती हैं ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की, वो ली जाती है। और ये प्रत्येक 7 दिन मतलब 7 दिन के अंतराल में ये गोली ली जाती है और इसी पैटर्न में आगे भी दोहराया जाता है जिससे कि गर्भाधान है उसको रोका जा सके। गोलियां कम दुष्प्रभावों के साथ प्रभावी होती है, मतलब इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं लेकिन ये प्रभावित होती है। सहेली एक ये जो गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई है, महिलाओं के लिए एक नया मौखिक गर्भ निरोधक है। इसे लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ के अंदर है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक गैर स्टेरॉयडल तैयारी शामिल है, मतलब गैर स्टेरॉयड कोई हार्मोन्स वगैरह नहीं है इस प्रकार का। यह सप्ताह में एक बार गोली या एक गोली ली जाती है जिसमें बहुत कम दुष्प्रभाव और उच्च गर्भ निरोधक मूल्य होता है। दुष्प्रभाव तो कम है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य करती है। आगे देखिए इंजेक्शंस। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये बीच में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का उपयोग महिलाओं द्वारा त्वचा में इंजेक्शन या प्रत्यारोपण के रूप में करते हैं। जैसे अभी टेबलेट के रूप में उपयोग में लिया था, उसी प्रकार से इंजेक्शन के माध्यम से जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन के रूप में दवाई है वो इस इंजेक्शन में भरी जाती है और उसको महिला के अंदर त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है। इनकी कार्रवाई का तरीका गोलियों की तरह ही है। इनका प्रभावी अवधि जो होती है बहुत लंबी है, लंबे समय तक काम करती है। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का उपयोग संभोग के 72 घंटों के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधकों के रूप में किया जाता है। आपातकालीन जो गर्भ निरोधक हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन कोई बलात्कार हो जाए या आकस्मिक संभोग हो जाए तो उसके अंदर क्या हो, वो प्रेग्नेंट न हो, इसके लिए उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो संयोजन है वो दवाई है वो उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है। तो यह बलात्कार और आकस्मिक संभोग के कारण को गर्भावस्था से बचाता है। सर्जिकल तरीके, नसबंदी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यह युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करने में मदद करता है। युग्मक परिवहन यानी कि जो आपका शुक्राणु है या जो युग्मक बनता है, जैसे शुक्राणु भी हो सकता है, अंडाणु भी हो सकता है, उसके परिवहन को रोकता है, इसको आगे आने ही नहीं देता है और इस तरह गर्भाधान को रोकता है। ये बहुत प्रभावी है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, प्रतिवर्ती खराब नहीं है क्योंकि दोबारा से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें होता क्या, देखिए जो महिलाएं होती हैं इसमें तो ट्यूबेक्टोमी किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी याद रख लेना, महिला नसबंदी जिसे हम कहते हैं, और इसमें वेसेक्टोमी होता है, वेसेक्टोमी। आगे हम इसको डिटेल से देख लेंगे, अभी थ्योरी मैंने लिखी है इसकी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो ओविडक्ट है ना इसको यहाँ से काट दिया और काट करके इसको दोनों साइडों में बांध दिया, ठीक है, इधर से इसको काट दिया और दोनों साइडों में बांध दिया और ये सर्जिकल यानी ऑपरेशन करके किया जाता है। तो जो ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको काट करके दोनों साइडों में बांध देते हैं जिससे यहाँ पर जो ओवम है ना ये आगे नहीं आ पाएगा, ठीक है, इस यहाँ पे नहीं आ पाएगा इस कारण से, और ना ही शुक्राणु यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा। तो ये दोनों ही प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये एक नसबंदी, महिला नसबंदी है जिसके द्वारा क्या गया, गर्भाधान को रोका जा सकता है। इसी तरह वेसेक्टोमी होती है, इसमें जो आपकी वासा डिफरेंस है ना, इस वासा डिफरेंस को यहाँ से काट देते हैं बीच में से
और काट करके दोनों साइडों में धागे से बांध देते हैं, और जिससे यहाँ पर जो शुक्राणु बनते हैं ना तो इधर जा पाते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, गर्भाधान रोका जा सकता है। एक मिनट, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, इसको मैंने पढ़ लिया। देखिए वेसेक्टोमी क्या होता है, इसी पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया है। इसमें वासा डिफरेंस के एक छोटे से हिस्से को हटा दिया जाता है, या फिर वर्षण कोष की जो थैली है उस पर एक छोटे से चीरा मारा जाता है, और चीरे को फिर मार करके क्या कर देते हैं, दोनों साइडों में इसको बांध देते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये महिला नसबंदी है। इसमें फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसके छोटे से हिस्से को पेट में या फिर योनि के माध्यम से उसको छोटा सा चीरा मार करके दोनों साइडों में धागे से बांध दिया जाता है। ये ट्यूबेक्टोमी होती है जो महिलाओं में होती है। तो सर्जिकल तरीके या जो नसबंदी होती है उसकी 2 विधियां आप देख सकते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। आगे देखिए प्राकृतिक विरोधी गर्भ निरोधकों के दुष्प्रभाव क्या है। जो प्राकृतिक विरोधी जो गर्भ निरोधक हम काम में लेते हैं उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि मितली आना, चक्कर वगैरह आना, पेट दर्द होना, रक्तस्राव अधिक होना, अनियमित मासिक धर्म, मतलब जो 28 दिन का पीरियड होता है वो कभी 2 महीने में आता है, कभी 10 दिन में आ जाता है, इस प्रकार के अनियमित मासिक धर्म हो जाना, रक्तस्राव अधिक होना, स्तन कैंसर हो जाना, ये चीजें है वो साइड इफेक्ट के रूप में देखी जाती है प्राकृतिक विरोधी गर्भ निरोधकों के उपयोग से। गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति, MTP, गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति, मेडिसिनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पूर्ण अवधि से पहले गर्भावस्था की जानबूझकर या स्वैच्छिक समाप्ति को MPT या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। यानी कि गर्भावस्था का कंप्लीट समय होने से पहले ही हम गर्भ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं या गर्भपात करवाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं MTP या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पूरी दुनिया में एक वर्ष में 45 से 50 मिलियन MTP किए जाते हैं, मतलब गर्भपात किए जाते हैं। यानी कि गर्भ धारण के लिए गर्भ धारण की कुल संख्या का 1/5वां हिस्सा होता है। MTP है वो जनसंख्या को कम करने में मदद करता है, मतलब अवांछित जो गर्भ धारण हो जाता है उसको दूर करने किया जाता है, गर्भपात किया जाता है। तो ये MTP है, जनसंख्या को कम करने में सहायता करता है, मदद करता है। कई देशों में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के कारण MTP को वैध नहीं किया, कुछ में वैध नहीं किया गया है जबकि कुछ में वैध किया गया है। जैसे भारत सरकार ने अवैध कन्या भ्रूण हत्या की जांच के लिए कुछ सख्त शर्तों के साथ 1971 में MTP को वैध कर दिया। MTP को 1971 में भारत में वैध किया गया था, मतलब इसको कानूनी अवैध घोषित कर दिया, ऐसा माना जा सकता है। कुछ में तो MTP है वो क्या है, वैध है, वैध मतलब किया जा सकता है, जैसे कि भारत में ही, लेकिन कुछ ऐसे हैं उसमें वैध नहीं। MTP का महत्व क्या होता है, आकस्मिक संभोग या सहवास या बलात्कार के दौरान उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक की विफलता के कारण अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए। यानी कि कई बार क्या होता है, आकस्मिक संभोग या बलात्कार वगैरह जो होते हैं तो उसमें जो गर्भ निरोधक काम में ले जाती है वो विफल हो जाए, तब अवांछित गर्भधारण हो जाए तो उसके लिए MTP का काम में लिया जाता है। यह उन मामलों में आवश्यक होता है जहां गर्भावस्था की निरंतरता माँ या भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। यानी कि जो माँ है या फिर बच्चा, उन दोनों के लिए जो गर्भावस्था है वो हानिकारक हो सकती है, या किसी भी प्रकार की डिजीज हो उनको, तो उससे बचने के लिए भी MTP किया जाता है। कहने का मतलब इसमें चिकित्सा दी जाती है। MTP पहली तिमाही गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक के दौरान सुरक्षित है, मतलब पहली जो तिमाही होती है या फिर कह सकते हैं 12 सप्ताह तक तो सुरक्षित है MTP। मेडिसिनल, ये मैंने बताया था ना आपको अभी, मेडिसिनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकल कोई भी दवाइयां लेकर के प्रेगनेंसी को दूर करना, इसका अर्थ यही होता है। तो पहली जो 12 सप्ताह है उनमें तो ये ठीक है, लेकिन दूसरी तिमाही में गर्भपात बहुत जोखिम भरा हो सकता है, मतलब कुछ ज्यादा समस्या है वो हो सकती है, और ये 2011 में यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। यौन संचारित रोग, STD, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संभोग के माध्यम से फैलने वाले रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं, STD कहते हैं। इसे वीनर रोग भी कहा जाता है। जनन पथ संक्रमण, RTI भी कहा जा सकता है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग दाद, क्लेमाइडियासिस, जननांग मशा, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस B, HIV, एड्स,
ये सभी क्या है, इनमें होने वाली बीमारियों में अग्रणी है। बहुत सारी डिजीज है वो हो सकती है, यौन संचारित रोग के अंतर्गत आती है। 2020 में यह से क्वेश्चन बना है। हेपेटाइटिस बी और HIV निम्नलिखित तरीकों से प्रेषित हो सकता है, आगे फैल सकता है। एक तो क्या होता है, इंजेक्शन या सुई या शल्य चिकित्सा उपकरणों आदि को साझा करने से। मतलब जो इंजेक्शन काम में लेते हैं, जो सुइया काम में लेते हैं, या ऑपरेशन वगैरह करने में जो उपकरण काम में लेते हैं, अगर वो संक्रमित हैं तो उनसे जो स्वस्थ व्यक्ति में जो उपकरण हम उस व्यक्ति में काम में लेते हैं तो उसको हो सकता है। इंजेक्शन है, अगर वो किसी व्यक्ति में यूज किया हुआ पहले से, उसको एड्स या हेपेटाइटिस बी है, तो वो इंजेक्शन अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में करते हैं तो उनको वो डिजीज हो सकती है। संक्रमित रक्त आदान में, कोई भी संक्रमित व्यक्ति से रक्त लेकर के उसको स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। संक्रमित मां से भ्रूण में, कोई भी संक्रमित माता है अगर वो गर्भ धारण करती है तो उससे होने वाले बच्चे में भी क्या हो सकता है, ये HIV या हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जननांग दाद और HIV को छोड़कर अन्य बीमारियां पूरी तरह से इलाज योग्य है। मतलब ये जो बीमारियां है इनको छोड़ करके जितनी भी बीमारियां, गोनेरिया, सिफिलिस वगैरह, इनका इलाज हो सकता है लेकिन इनका नहीं है। यदि जल्दी पता चल जाए और ठीक से इलाज किया जा सकता है। अगर मतलब कुछ समय के बाद में पता चले, बहुत ज्यादा समय गुजर जाने के बाद में पता चले तो इनका कोई इलाज नहीं है। अगर समय से तुरंत ही होते ही तुरंत पता चल जाए तो इनका इलाज संभव है। और नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, जननांग क्षेत्र में खुजली आना, द्रव निरन मतलब पानी निकलना, मामूली दर्द होना, सूजन होना, ये प्रारंभिक लक्षण है। अनुपस्थिति या कम महत्वपूर्ण प्रारंभिक लक्षण। सामाजिक कलंक, संक्रमित व्यक्तियों को डॉक्टर से परामर्श करने से रोकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, ये जो प्रारंभिक लक्षण आते हैं कई बार सोचते हैं ऐसे ही हो रहा होगा, कोई एलर्जी वगैरह या किसी कारणवश, ऐसा करके हम इसको नकार देते हैं। या फिर थोड़ा समाज का डर लगता है कि डॉक्टर के पास इस बारे में हम जानकारी लेंगे तो समाज क्या कहेगा, किसी को पता चल गया तो हमारा मजाक उड़ाएगा। ऐसी कुछ सामाजिक भ्रांतियां भी होती हैं, इस कारण से व्यक्ति डॉक्टर से परामर्श लेने से डरते हैं। इससे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो श्रोणी क्षेत्र वाला भाग है वहां पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। बांझपन, अस्थानिक गर्भधारण, गर्भपात, स्टील बर्थ, प्रजनन पथ का कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। अगर समय से अधिक अगर ये लक्षण दिखाई दे तो इस प्रकार की डिजीज हो सकती है। सभी व्यक्ति STD की चपेट में है। STD मतलब सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। ये 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों में बहुत अधिक होता है। 15 से 24 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उसी समय व्यक्ति है वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे बनाते हैं, तो उनके साथ में जब वो संभोग या सेक्स कर लेते हैं तो उनको उन लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में पता नहीं होता आपस में, और करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक से अधिक भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो वो इसी उम्र में ज्यादा होती हैं। तो यही उम्र होती है जिसमें इस प्रकार की डिजीज ज्यादा फैलती है। रोकथाम क्या है इसकी? अज्ञात भागीदारों या कई भागीदारों के साथ यौन संबंध से बचे। मतलब जो अनजान व्यक्ति हैं उनके साथ किसी प्रकार का यौन संपर्क न बनाए, या फिर कह सकते हैं जिसके साथ यौन संपर्क बनाए, एक से अधिक के साथ यौन संपर्क बनाते हैं तो उससे भी ये रोग हो सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। सहवास के दौरान हमेशा कंडोम का उपयोग करना चाहिए, तो इन रोगों से बचाया जा सकता है। संदेह के मामले में शुरुआती पहचान के लिए एक योग्य चिकित्सक के पास जाए और पूर्ण उपचार करें। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे महसूस हो रहा है तो सीधा ही कोई अच्छे से चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास जाए और उससे अच्छा परामर्श ले, उपचार ले। बांझपन क्या होता है? ये असुरक्षित यौन सहवास के वर्षों के बाद भी गर्भ धारण करने या बच्चा पैदा करने में असमर्थता होती है। इसमें क्या होता है, असुरक्षित यौन सहवास के मतलब लगातार उसमें क्या होते हैं, संभोग करते हैं लेकिन उसको गर्भ धारण नहीं होता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, तो वो कहलाता है बांझपन। बांझपन के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो शारीरिक हो सकता है, एक जन्मजात भी हो सकता है, जो माता पिता से भी आ सकता है। ये ड्रग्स है, ड्रग्स लेने से भी हो सकता है। प्रतिरक्षा विज्ञानी मतलब कुछ इन्फ्लामेटरी कुछ कारण भी हो सकते हैं इसके। मनोवैज्ञानिक रीजन भी हो सकती है, तनाव वगैरह रहना लगातार, तो ये भी हो सकते हैं। तो ये कारण है बांझपन। सहायक जनन तकनीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका हर बार बनता है। सहायक जनन तकनीक ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये बांझपन की समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। बांझपन
इनफर्टाइल को दूर करने के लिए काम में ली जाती है। और कुछ टेक्निक नीचे दी गई है। पहली है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। इस विधि में पत्नी या दाता से डिंब यानी कि अंडा और पति या दाता से शुक्राणु एकत्र किए जाते हैं और प्रयोगशाला में नकली, जैसी आपकी गर्भाशय के अंदर जैसी स्थिति होती है ना, गर्भाशय मान लो या फिर मादा जनन स्वतंत्र होता है या फिर मादा के अंदर जो स्थिति वैसी स्थिति पैदा की जाती है और उसमें युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद भ्रूण स्थानांतरण एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। देखिए इसमें क्या होता है, या तो पत्नी या जो पति होता है इनमें से कौन सा भी दाता हो सकता है। अगर पत्नी है तो पत्नी से अंडाणु लिया जाता है, पति से शुक्राणु लिया जाता है। तो उसको प्रयोगशाला में ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जैसी मादा के शरीर में होती है और वहां पर उनका निषेचन किया जाता है। निषेचन करके युग्मनज जायगोट बना लेते हैं और जायगोट से क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण बनने के बाद उसको क्या करते हैं, उस मादा के जो गर्भाशय है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ईटी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर दो प्रकार का होता है। एक तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिप्ट जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जिप्ट। और एक होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दोनों याद रख लेना, जिप्ट और IUT। तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके नाम से पता चल रहा है कि जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय जो जायगोट होता है उसको किस में ट्रांसफर किया जाता है, यूटेराइन में या गर्भाशय के अंदर। तो देखिए यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जो कि 8 ब्लास्टोमियर वाला हो उसका स्थानांतरण किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है IUT में, इसमें जो गर्भाशय में 8 या इससे अधिक जो ब्लास्टोमियर्स वाला भ्रूण होता है उसको गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, गर्भाशय में इम्प्लांटेशन या गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाता है। और ये नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो दोनों टेक्निक्स ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे इनके मैंने स्ट्रक्चर भी ऐड किए हैं। देखिए जिप्ट तो ये होती है, जिप्ट में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो अंडाणु है उसको लेते हैं। ये अंडाणु ले लिया, इधर से हम शुक्राणु लेते हैं, दोनों का निषेचन, ये देखिए यहाँ पर निषेचन करवा दिया, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवा दिया। निषेचन करवा, देखिए पूरी प्रोसेस है वो समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर लगा रखा। देखिए पहले इस अंडाणु को लिया, अंडाणु को हमने इसमें डाला, डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इस अंडाणु के साथ में हमने शुक्राणु को डाल दिया। ये देखिए ये शुक्राणु है, इनका निषेचन करवाया इसके अंदर। निषेचन करवाने के बाद निषेचन से जायगोट बन गया, जायगोट से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक आ गया। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के बाद में इसको हमने इंजेक्शन के माध्यम से इस गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया। तो ये कहलाता है, यहाँ पर देखिए गर्भाशय दिखाया गया लेकिन ये फेलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाता है, इस फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, जिप्ट हो गया ये जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिखाया गया है, ये यहाँ पर छोड़ा जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, यहाँ पर छोड़ा जाता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जबकि IUT में क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है आपका जो गर्भाशय है उसमें इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, दोनों स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार है, अच्छे से देख लेना इनको। इन विवो निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, मादा के भीतर निषेचन द्वारा निर्मित भ्रूण का उपयोग उन मादाओं की सहायता के लिए किया जाता है जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है। यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन है, इसका उपयोग हम उनके लिए करते जो मादा गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनके लिए ये उपयोगी है। दूसरी जो टेक्निक्स आती हैं उनमें देखिए गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें तो हमने भ्रूण ट्रांसफर या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें गेमेट युग्मक का ट्रांसफर करते हैं। कैसे, देखिए एक दाता से एक अंड का दूसरी मादा की फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण, जो अंडे का उत्पादन नहीं कर सकती है लेकिन निषेचन और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। मतलब 2 मादाएं, एक तो A है और एक B है। इस A के अंदर अंडा बन सकता है तो इससे हमने अंडा ले लिया, लेकिन इस B में कोई भी अंडा नहीं बन सकता। लेकिन ये जो निषेचन है या फिर हम कह सकते हैं भ्रूण के विकास के लिए एक सही वातावरण या अनुकूल वातावरण वो उपलब्ध करवा सकती है। तो इस अंडे को लेकर के हमने इसके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद में इसमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद में पूरा आगे का डेवलपमेंट और ये बच्चा पैदा कर सकती है। तो ये जिप्ट हो जाएगा।
फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, यह एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है, प्रयोगशाला में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक एकल शुक्राणु, एक शुक्राणु लेते हैं कोई भी पुरुष है उससे, और इसको सीधे अंडे जो महिला से लिया गया है उस अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। निषेचन के बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पे ये हमने कोई भी अंडा ले लिया, ठीक है, ये अंडा ले लिया, ये केंद्रक है इसका। हमने क्या किया, एक व्यक्ति से शुक्राणु ले लिया, ये शुक्राणु हो गया। इस शुक्राणु को हमने किसी इंजेक्शन में भरा और इसके द्वारा इसको इसमें सीधा इंजेक्ट कर दिया। अब ये इससे जायगोट बन गया। इस जायगोट को हमने क्या किया, किसी महिला के अंदर, जो फीमेल है, कोई भी महिला है, उस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया। ये हो जाएगी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आगे देखिए, चौथा है कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, AI, आर्टिफिशियल जो टेक्निक्स होती हैं, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। इसे एक मिनट, पहले हमने पढ़ी थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब, और दूसरी है गेमेट, तीसरी ये हो गई, और चौथी है कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, इसे AI भी हम कहते हैं। इसमें होता क्या, पति या दाता से एकत्र किए गए वीर्य को कृत्रिम रूप से योनि या महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। कोई भी मतलब जो पति है या दाता है, उस दाता से क्या लिया जाता है, उसका वीर्य ले लेते हैं या शुक्राणु ले लेते हैं। इस शुक्राणु को जो महिला है उस महिला के या तो योनि में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नीट 2013 में यहाँ से क्वेश्चन बना। आगे देखिए, गर्भाशय में कृत्रिम गर्भाधान को अंतः गर्भाशय गर्भाधान IUI के रूप में जाना जाता है। तो ये जो गर्भाशय के अंदर कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है, इसको हम अंतः गर्भाशय गर्भाधान भी कहते हैं, क्योंकि गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। यह तकनीक है, ये पुरुष साथी के लिए उपयोगी है जो महिला को गर्भाधान करने में असमर्थ है, यानी कि पुरुष के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि पुरुष है वो महिला को गर्भ धारण नहीं कर सकता या असमर्थ होता है, तो उस पुरुष से शुक्राणु लेकर के उस महिला के सीधे या तो गर्भाशय में या योनि में छोड़ दिया जाता है। कम शुक्राणु की कम संख्या हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो तो उस पुरुष के लिए हेल्पफुल है। एक होता है सैरोगेसी। यहाँ एक महिला सैरोगेट माँ जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ दंपति के लिए एक बच्चे को जन्म देती है। मतलब कुछ माता पिता या पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो उसके लिए एक सैरोगेट मदर ली जाती है। वो मदर क्या करती है, वो असमर्थ माता को बच्चा पैदा करके देती है, क्योंकि वो मादा असमर्थ होती है बच्चा पैदा करने में। लेकिन वो जो बच्चा होता है ना, उसका पिता तो वही होता है, लेकिन उसकी माता है वो दूसरी होती है, तो उसे हम सैरोगेट माँ कह सकते हैं। आजकल ये इसमें क्या होता है, ये धंधा भी कर रहे हैं। धंधा मतलब कहने का मतलब वो धंधा नहीं है ये सैरोगेट एक क्या होती है, एक समाज सेवा भी बोल सकते हैं। एक आपने मूवी भी देखी होगी चुपके चुपके, उसमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की है शायद। तो उसमें क्या होती है, वो प्रीति जिंटा है, वो सैरोगेट मदर के रूप में आती है। वो क्या करती है, उस सलमान खान या फिर कह सकते हैं उस व्यक्ति के साथ में सोती है और उससे फिर वो गर्भ धारण करती है, क्योंकि मादा असमर्थ होती है। सैरोगेट माँ को कृत्रिम गर्भाधान या IVF द्वारा उत्पादित भ्रूण के आरोपण के माध्यम से गर्भवती किया जाता है। इसमें IVF के द्वारा जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को उस सैरोगेट मादा के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है गर्भाशय के अंदर, और फिर वो गर्भ धारण करती है। ART की समस्या क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक है इनकी क्या समस्या है। इसके लिए विशेष पेशेवरों या महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसलिए ये सुविधाएं बहुत कम केंद्रों में ही उपलब्ध है, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध, बहुत ही कम है केंद्र ऐसे जिसमें ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। भावनात्मक और धार्मिक और सामाजिक समस्याएं हैं। जैसे भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक क्या हो सकती हैं, ये ऐसा होता है कई बार जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जो बांझ होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो अपना ही बच्चा चाहती है। अब उसमें वहां पर क्या भावना हो जाती है कि पता नहीं किसका बच्चा होगा, ऐसी कुछ भावनाएं पैदा हो जाती है। समाज क्या कहेगा हमें, ऐसी भावनाएं होती हैं जो भी समस्या पैदा करती है। कानूनी गोद लेना पितृत्व की तलाश करने वाले जोड़ों के लिए एक अच्छा तरीका। कानूनी रूप से किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना ये बहुत ही अच्छा है और एक अच्छा तरीका मान सकते हैं इसे।
तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हमने पढ़ लिया है। शायद ये आपको याद भी हो गया। आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए आपको जेई नीट कंपटीशन एग्जाम की, तो आप मेरी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं topperseducation.co.in, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।